हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एक कार्डियक मेडिसिन आर्नी यानी वैल्सार्टन सैक्यूबिट्रल कॉम्बिनेशन के बारे में। ये हार्ट फेलियर की एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, थोड़ी कॉस्टली है, इसलिए इस बारे में काफ़ी लोग हमें मैसेज करते हैं कि ये दवा कब तक लेनी ज़रूरी है, कितने टाइम तक लेनी ज़रूरी है, ये दवा क्यों दी जा रही है, ये इतनी कॉस्टली क्यों आती है दवा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, इसका कोई जेनरिक डेरिवेटिव अवेलेबल है या नहीं। तो ये काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं। तो आज वाइमाडा, अजमाडा या सिग्मस, ये 3 नाम से दवा मार्केट की जाती है। इस दवा के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक हार्ट फेलियर के सारे पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दवा बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को लिखी जाती है। लोग हमसे काफ़ी सवाल पूछते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं। हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और यदि आपके कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है या आप अपने पेशेंट के कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम जितना टाइम परमिट करेगा उस हिसाब से उन्हें आंसर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है अजमाडा, वाइमाडा, सिग्मस यानी आर्नी मॉलिक्यूल के बारे में। ये स्पेसिफिक हमने जो ड्रग रिलेटेड सीरीज़ स्टार्ट की है उसका एक हिस्सा है। हमने ऑलरेडी बाकी सारे मॉलिक्यूल्स पर एक सीरीज़ की है, वीडियोज़ की है, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम आर्नी पर बात करेंगे। आर्नी यानी वैल्सार्टन सैक्यूबिट्रल का कॉम्बिनेशन है। ये नेप्रिल्सिन इनिबिटर मॉलिक्यूल माना जाता है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है उसको ब्लॉक करने का काम आता है। यानी जो एसी इनिबिटर दवा करती है, यानी रामिप्रिल, एनालिप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये जो दवाई जो काम करती है ये वही काम करती है, उससे थोड़ी स्ट्रॉन्गर है। उसमें एक 2 कॉम्बिनेशंस का मिक्सचर है। एक वैल्सार्टन करके दवा आती है जो कि ARB है यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, और एक सैक्यूबिट्रल है जो कि एक बॉडी का नेप्रिल्सिन इनिबिटर है। इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। ये बेसिकली ब्लड प्रेशर को कम करती है, नलियों को डायलेट करती है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है, बॉडी के नमक को कम करती है, हार्ट फेलियर में पंप फंक्शन को इंप्रूव करती है, मृत्यु दर को कम करती है। इस दवा का सबसे एडवांटेज ये है कि हार्ट फेलियर के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि मृत्यु दर को कम करती है। हार्ट फेलियर में जो 4 मेडिसिन मृत्यु दर कम करती है उसमें बीटा ब्लॉकर्स, मेलेकोर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, SGLT2 इनिबिटर्स और आर्नी, ये रैस इनिबिटर्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन में आती है। यानी एसी इनिबिटर्स, ARBs और आर्नी, ये तीनों में से कोई भी एक दवा दे सकते हैं। उनमें सबसे अच्छी आर्नी है, क्योंकि आर्नी का जो कंपेरेटिव डेटा है, जो इनके पैराडाइम हार्ट फेलियर ट्रायल में कंपेरेटिव एनालिसिस किया था कि ये एसी इनिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन से कंपेरेटिवली 20% का एक्स्ट्रा मृत्यु दर में बेनिफिट प्रोवाइड करती है। यानी कि जितना मृत्यु दर एसी इनिबिटर कम करती है उसके कंपेरेटिवली 20% ये और एडिशनल बेनिफिट देती है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट मानेंगे। क्योंकि अगर कोई दवा मृत्यु दर को कम कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानेंगे। और मृत्यु दर को कैसे कम करेगी? हार्ट का पंप फंक्शन को सुधार के, धबकारे की अनियमितता को सुधार के, हार्ट फेलियर से रिलेटेड जो किडनी वगैरह का डैमेज होता है उस चीज़ों को कम करके मृत्यु दर को कम करती है। तो कोई भी दवा जो अगर हार्ट फेलियर में मृत्यु दर को कम कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इम्पोर्टेंट है, उसको यूज़ करना ही चाहिए। आर्नी का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अभी वो थोड़ी सी कॉस्टली है, क्योंकि ये दवा क्या है, कोई भी दवा अगर कोई इनोवेटर ब्रांड अगर लॉन्च करती है तो वो 10 साल के पेटेंट के अंदर रहती है, कि जिसके अंदर वो कंपनी उस दवा को कितने भी प्राइस पर मार्केट कर सकती है और उस दौरान कोई दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को बना नहीं सकती। ये इंटरनेशनल पेटेंट रूल्स में है। ये दवा 2023 जनवरी तक पेटेंट में, उसके बाद ये दवा पेटेंट से बाहर आ जाएगी। उसके बाद इंडियन कंपनीज़ का मैन्युफैक्चर भी चालू हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के बाद से इसका दाम कम हो जाएगा। अभी ये ऑलमोस्ट 85 to 90 रुपीज़ की एक टैबलेट आती है। यानी महीने भर में अगर इसको हम ट्वाइस डेली डोजिंग होता है, दिन में 2 बार लेने का होता है। अगर दिन में 2 बार हम इसको देते हैं तो पेशेंट को लगभग 5,500-6 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए हम हर पेशेंट को नहीं देते। देना चाहिए क्योंकि हार्ट फेलियर के लिए सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल है, लेकिन क्योंकि इसका कॉस्ट का प्रॉब्लम है इसलिए हम हर पेशेंट को नहीं दे पाते। मे बी आफ्टर जनवरी सिचुएशन चेंज हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल चीपर हो जाएगा तो फिर हम सब पेशेंट्स को देना चालू करेंगे। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत कम है, किडनी का कंडीशन बहुत ख़राब है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, या इस दवा से पहले किसी को एलर्जी हुई है, एंजियोडीमा वगैरह हो सकता है, किसी किसी को इससे सूखी खांसी भी हो सकती है, तो इस दवा को
अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज हार्ट के पंप फंक्शन के फेलियर के हर एक पेशेंट को देना चाहिए। सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स में इससे किसी किसी को थोड़ा सा खांसी वगैरह हो सकता है। अगर कोई पेशेंट इससे सेंसिटिव है तो इसे नहीं देना चाहिए। और प्रेगनेंसी वगैरह में ये दवा बिल्कुल बैंड है। तो किसी को अगर प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, ऐसा कोई फीमेल पेशेंट जिसको हार्ट फेलियर है, तो वो दवा दे सकते हैं। अगर कोई फैमिली में प्रेगनेंसी प्लान हो रही है और मेल पेशेंट लेना चाहता है तो ले सकता है। स्पर्म कोई इफेक्ट नहीं करता। ये अगर माँ को अगर आप दे रहे हैं तो माँ को बच्चे को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मदर को नहीं देना चाहिए, पिता को आप दे सकते हैं। अगर इस दवा का बेसिकली साइड इफेक्ट ये है कि वो पंप फंक्शन को सुधारती है, इजेक्शन फ्रैक्शन को इम्प्रूव करती है, मृत्यु दर को कम करती है। और कितना मृत्यु दर कम करती है, ओवरऑल कितने लोग बच जाएंगे दवा लेने से, वो कह पाना मुश्किल है। हर एक पेशेंट में रिस्पॉन्स पैटर्न अलग होता है। कई पेशेंट हमसे पूछते हैं कि साहब मेरा परसेंट हार्ट का 30 है, दवा लेने से कितना हो जाएगा, वो प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। बहुत सारे फैक्टर्स उसको डिसाइड करते हैं। टिश्यू कितना जिंदा है, कितना वायबल है, कितना एरिया काम कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए ऐसा कह पाना हर एक पेशेंट्स में पॉसिबल नहीं है कि ये बंदे का इतना परसेंट है तो इतने महीने तक ये आर्नी ले लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट भी है, ऐसा भी हो सकता है, और किसी में बिल्कुल इंप्रूवमेंट ना आए, वैसा भी हो सकता है। पर हाँ, दवा लेना ज़रूरी है। अगर आर्नी अफोर्ड नहीं कर सकता तो नेक्स्ट बेस्ट मॉलिक्यूल है रैमिप्रिल, यानी एसी इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन। उसके बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वो भी अगर सूट नहीं हो रही है पेशेंट को, सूखी खांसी उससे जो कॉमन साइड इफेक्ट है, अगर वो हो रहा है तो फिर पेशेंट को ARB ग्रुप ऑफ मेडिसिन पे रखते हैं। वो थर्ड बेस्ट है, इसलिए उसको लास्ट में रखते हैं। वो दवा में वैल्सार्टन, लोसार्टन, कैंडीसार्टन, यही 3 सार्टन्स का हार्ट फेलियर में मोर्टेलिटी बेनिफिट है। टेलमीसार्टन, एज़िलसार्टन और ओल्मीसार्टन, जो कि ज़्यादातर डॉक्टर्स लिखते हैं, बहुत कॉमनली मार्केटेड दवाएं हैं, इनका हार्ट फेलियर में कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैं इन मॉलिक्यूल्स को यूजली नहीं लिखता हूं अपने हार्ट फेलियर पेशेंट्स में, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स का हार्ट में कोई भी बेनिफिशियल इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। अगर आपको इस वाली ग्रुप में से कोई दवा लेनी है तो लोसार्टन, वैल्सार्टन, कैंडीसार्टन को प्रेफर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आर्नी, सेकेंड बेस्ट रैमिप्रिल, थर्ड बेस्ट लोसार्टन। साइड इफेक्ट्स में थोड़ा सा BP ड्रॉप हो सकता है, कमजोरी चक्कर हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप लेते हैं तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, बच्चे का किडनी डैमेज हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, इसलिए नहीं देना चाहिए। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है। थोड़ा अगर किसी का किडनी कॉम्प्रोमाइज हो तो उसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पोटेशियम लेवल्स बढ़ सकता है। पोटेशियम थोड़ा सा डेंजरस सॉल्ट है, अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो दोनों ही डेंजरस है। अगर पोटेशियम लेवल्स नॉर्मली 3 to 5 के बीच में रहना चाहिए, अगर 7 के ऊपर चला जाए तो भी जान ले सकता है और 3 के नीचे चला जाए तो भी जान ले सकता है। तो इसको प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके स्टार्टिंग कब करना चाहिए? ज़्यादातर अगर कोई पेशेंट एक्यूट हार्ट फेलियर में, एक्यूट हार्ट अटैक में आए तो तुरंत इस मॉलिक्यूल को हम स्टार्ट नहीं करते। कुछ स्टडीज़ में या हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी ये है कि अगर तुरंत इसको स्टार्ट किया जाए तो थोड़ा सा पेशेंट टॉलरेट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंट को स्टेबल होने देते हैं, पहले रैमिप्रिल वगैरह पे रखते हैं और फिर इसको स्विच ओवर करते हैं। रैमिप्रिल से इसको स्विच ओवर कर जब करते हैं तो हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रैमिप्रिल बंद करने के 48 घंटे के बाद इसको चालू करना चाहिए, नहीं तो वो दवाएं अगर बॉडी में एक साथ में हो तो आपस में रिएक्शन कर सकती हैं, जिससे थोड़ा खतरा हो सकता है। तो इसलिए अगर रैमिप्रिल से बदले कर किसी को आर्नी पे अपन स्विच ओवर कर रहे हैं तो दवा को बंद करके उसके 2 दिन के बाद आर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। ज़्यादातर ये दवा दिन में 2 बार देनी पड़ती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 से 12 घंटे का है, तो इसलिए ज़्यादातर दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर किसी डोज को आप मिस कर देते तो BP सडनली फ्लक्चुएट करेगा, बॉडी के पैरामीटर सडनली फ्लक्चुएट करेंगे, तो इसलिए एडवाइजेबल नहीं है कि आप एक भी डोज दवा का मिस करें और दवा को अपने हिसाब से डोज को एडजस्ट करें, ऐसा मत करिए, उसमें प्रॉब्लम होने का चांस है। स्टैंडर्ड डोज में इसको स्टार्ट करते हैं 50 मिलीग्राम्स की टैबलेट से स्टार्ट करते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार उसको देते हैं, और मैक्सिमम जो डोज तक जाना होता है वो 400 मिलीग्राम पर डे तक जाना होता है, यानी 200 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार देनी पड़ती है। पर वो डोज बहुत कम लोग टॉलरेट करते हैं क्योंकि BP ज़्यादा ड्रॉप करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, तो इसलिए 400 मिलीग्राम का डोज थोड़ा सा कम यूज़ होता है। ज़्यादातर हम 50 मिलीग्राम्स वंस डेली से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे 100 पर लाते हैं, धीरे धीरे 200 पर लाते हैं। अगर मेडिसिन पेशेंट को सूट कर रही है तो एवरी फ्यू वीक्स या 2 से 3 हफ्ते के बाद आप मेडिसिन का डोज बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज का इसमें कॉन्सेप्ट रहता है, यानी कोई भी दवा को उस लेवल के डोज तक लेके जाना चाहिए जहां तक पेशेंट को सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट ना होना चालू हो जाए और पेशेंट उसको टॉलरेट ना कर पाए। अगर आप बहुत कम डोज देंगे तो साइड इफेक्ट तो कम होंगे लेकिन फ़ायदा भी नहीं होगा पेशेंट को। जो ट्रायल में जो डोज रिकमेंडेड है वो 400 मिलीग्राम का है, तो अगर आप उस डोज तक जाते हैं तो ही पेशेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप 50 या 100 मिलीग्राम
मिलीग्राम का डोज देते हैं जो कि काफ़ी कम है, तो साइड इफेक्ट्स कम हो लेकिन बेनिफिट भी नहीं होगा पेशेंट को उतना जितना होना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे करके डोज बढ़ाते जाएं उस लेवल तक जब तक पेशेंट उसको टॉलरेट करे। इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ऑन एन एवरेज इसका 90 रुपीज़ का एक टैबलेट आती है, तो एक महीने की थेरेपी लगभग 5,500 की पड़ती है। अभी इसका कोई जेनरिक फॉर्म अवेलेबल नहीं है, जनवरी 2023 के बाद इसका जेनरिक फॉर्म प्रॉबेबली अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके बाद ये थोड़ी सस्ती हो जाएगी। ज़्यादातर इस मेडिसिन को लाइफ टाइम ही कंटिन्यू करना पड़ता है, इसको बंद नहीं कर सकते, बंद करने से इसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। जहाँ बंद करेंगे तो फिर से हार्ट फेलियर होना चालू हो जाएगा, फिर से कंडीशन बिगड़ने का चांस हो जाएगा। तो इसलिए एज़ फार एज़ पॉसिबल इसको लाइफ टाइम ही लेना चाहिए। ऑब्वियसली कॉस्ट का कंसर्न तो रहता है, वही पेशेंट्स जिनको पैसे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो सिग्निफिकेंटली आके हमको बोलते हैं कि नहीं इसको बंद कर दिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बंद करना पड़ता है, रामिपिल वगैरह पे स्विच ओवर करना पड़ता है पेशेंट को। पर अगर पेशेंट अफोर्ड करे तो एज़ फार एज़ पॉसिबल इसे लाइफ टाइम ही देना चाहिए। कई स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जब भी आप इसको बंद करेंगे तो कंडीशन वापस से बिगड़ेगी, फिर से पंप फंक्शन बिगड़ सकता है, और अगली बार सुधरे या नहीं सुधरे इसका कोई गारंटी नहीं है। हर पेशेंट में बिगड़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर सिग्निफिकेंट लोगों में बिगड़ सकता है। तो इसलिए जितना बेनिफिट आपको मिला है वो पूरा लॉस भी हो सकता है, इसलिए इसको लाइफ टाइम लेना ज़रूरी है। इसके कोई भी जो दवाइयाँ किडनी को अफेक्ट करती हैं या पोटेशियम को बढ़ाती हैं, खासकर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उनके साथ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनके साथ अगर दिया जाए तो पोटेशियम लेवल ज़्यादा बढ़ सकते हैं। खाने पीने के साथ इसका कोई इंट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, तो खाने के पहले लें या बाद में लें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह उठते लें या रात को सोने के टाइम पे लें, उससे इतना कोई टाइमिंग का भी फ़र्क नहीं पड़ता। फूड के साथ उसका कोई सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट एक्शन नहीं, इसलिए खाने के साथ दें तो ऑब्जॉर्प्शन कम ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। जिन लोग का बीपी कम है उसमें दवा का डोज कम करना चाहिए। जिन लोग को किडनी का डैमेज है या किडनी क्रिएटिन्स बहुत ज़्यादा है, उसमें किडनी को बचाने का ये काम करता है। अगर क्रिएटिन लेवल्स 3-3.5 से कम हो, तो अगर किडनी लेवल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर आपको इस दवा को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, किडनी के पेशेंट को दिक्कत कर सकता है। फीमेल पेशेंट्स में अगर बॉडी वेट कम है या टॉलरेंस लेवल कम है तो डोज कम रखना चाहिए। उम्र दराज पेशेंट में भी वही है, अगर टॉलरेंस लेवल कम है तो कम रखना चाहिए। लो बॉडी वेट पेशेंट्स में भी अगर बॉडी टॉलरेट नहीं कर रही है उस डोज को तो कम रखना चाहिए। पर ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन नहीं है कि इतना बॉडी वेट में इतना देना चाहिए, ऐसा कोई दवा का डोज का टाइट्रेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जितना बॉडी रिक्वायरमेंट हो, जितना बीपी परमिट करे उस हिसाब से। जिन लोग का बीपी ज़्यादा है उसमें दवा ज़्यादा डोज में दे सकते हैं, जिन लोग का बीपी बहुत कम है वहाँ इसको थोड़ा कई बार अवॉइड भी किया जाता है, क्योंकि बीपी को ये बहुत स्ट्रांगली कम करता है, बहुत स्ट्रांग दवा है। ज़्यादातर हार्ट फेलियर का जब पेशेंट आता है तो तुरंत इस दवा को स्टार्ट करने के बदले पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, रामिपिल पे रखते हैं। उसके एक आध महीने बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाए, हार्ट का फंक्शन धीरे धीरे करके थोड़ा इंप्रूवमेंट आने लगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल पाया गया है। तुरंत स्टार्ट करने से कई बार किडनी पर थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है और क्रिएटिनिन लेवल्स थोड़ा बढ़ सकते हैं, ऐसा हमने कुछ केसेस में देखा है। श्योर शॉट ऐसा कुछ नहीं है, कई लोग तुरंत भी देते हैं, वो भी पूरी तरह गलत नहीं है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, देना चाहे तो गलत नहीं है। पर थोड़ा सा अगर अक्यूट हार्ट फेलियर में पेशेंट आए तो उसको थोड़ा सा लोअर डोज से देके फिर बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार बीपी स्टेबल हो जाए, पेशेंट स्टेबल हो जाए, पानी वानी उतर जाए, उसके बाद फिर आप इसको हाई डोज पे भी जा सकते हैं। तो आज के टॉपिक पर हमने आर्नी यानी वैल्सार्टन सैक्यूबिटल मॉलिक्यूल के बारे में बात की, जो कि थोड़ा सा हार्ट फेलियर का सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल है, लेकिन सबसे कॉस्टली मॉलिक्यूल भी है। ज़्यादातर हर पेशेंट को देना चाहिए, पर अभी कॉस्ट कंसर्न्स की वजह से हम हर पेशेंट को नहीं दे पा रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये दवा जनवरी 2023 में सस्ती हो जाएगी, उसके बाद हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे हर पेशेंट को देने का। मृत्यु दर का सबसे बेस्ट एडवांटेज यही दवा देती है, लेकिन थोड़ी कॉस्टली है, इसलिए थोड़ा देख के इसको देना चाहिए। यदि आपकी इस टॉपिक संबंधी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताइए, हम डेफिनेटली उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। या आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है जिसके बारे में आप चाहते हैं हम डिस्कस करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उनके बारे में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हें सॉर्ट आउट करने का। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा अगर आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा, और आर्नी मॉलिक्यूल के बारे में आपको डेफिनेटली जानकारी इसको मिली होगी। यदि आपकी कोई फिर भी क्वेरीज रह गई हैं तो डेफिनेटली उनको हम बताइए, हमें कमेंट सेक्शन में हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दे, ताकि हम इस चैनल को कंटिन्यू कर सकें और आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लाते रहें।